हाँ जी बच्चों, देखो बच्चों, आज हम करवा रहे हैं आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। क्या करवा रहे हैं? फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा सा एस्पेक्ट बताते हैं। ध्यान से देखिए। देखो, इसके अंदर दो स्टेटमेंट बनती है। एक बनती है इनकम स्टेटमेंट। हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। ठीक है, जिसके अंदर हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनती है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर बनाते हैं हम बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। और बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसर्स, मेसर्स यानी ओनर का नाम, फॉर द ईयर एंडेड। ऊपर आता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, जिसे हम प्यार से पापा भी कहते हैं। इट इज नॉमिनल इन नेचर। नॉमिनल का रूल क्या हो गया? सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, सारी खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। देखो बेटा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है सर। ठीक है जी, नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। अब सेल्स इसमें आती है। सेल्स हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स इनकम है, तो ऑफ कोर्स कहां आएगी? क्रेडिट में। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट, खर्चा है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है। खर्चा और ये डेबिट होना चाहिए। सबसे पहले यहां आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा नेट परचेजेस। ठीक है जी, फिर आएगा ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, मैं माइनस कहां करूंगा? तो मैं माइनस करने के बदले उसको क्रेडिट में शो कर देता हूं। ठीक है, बच्चे इसको रट लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस। 7 आइटम, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर सेल्स वाला पोर्शन ज्यादा है तो यहां निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कॉस्ट वाला पोर्शन ज्यादा है तो यहां लिख देंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स, मालिक का नाम, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ऊपर आएंगे पापा, यहां लिखेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां आती है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो मेरे मेन बिजनेस से रिलेट नहीं करता। ठीक है जी। उसके अंदर क्या आता है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। यहां आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर बड़ी सारी आइटम आती है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस सैलरी, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में प्रिंटिंग, ऑफिस में स्टेशनरी, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कैरिज आउटवर्ड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, ड्राइवर सैलरी। ये 4 मेजर हेडिंग है। ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग होते हैं जो मेन बिजनेस को रिलेट नहीं करते। इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। पहली बात, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ना तो इसमें टू आएगा, ना बाय आएगा, ना डेबिट आएगा, ना क्रेडिट आएगा। ठीक है जी। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एज ऑन या एट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। देखो थ्योरी में आजकल क्वेश्चन आ जाता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ग्रुपिंग और मार्शलिंग। हमारे 2 ऑर्डर होते हैं बैलेंस शीट को शो करने के लिए। मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्या लिख रहा हूं? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो लिक्विडिटी का मतलब टोटली इससे उल्टा। ठीक है। सबसे पहले आएंगी फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएगा? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, बिल्डिंग जिसे प्रीमाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। इन्वेस्टमेंट का अलग हेडिंग बना दो। ठीक है जी। अब आता है करंट असेट्स, कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक। यहां आता है ओनर्स इक्विटी। ठीक है। यहां लेते हैं कैपिटल। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। देखो अगर LIC प्रीमियम दे रखा हो तो वो ड्राइंग्स है। 11th क्लास में स्टार्टिंग में जर्नल में आपने कर रखा है तो वो भी ड्राइंग्स है। LIC प्रीमियम, इनकम टैक्स, वो भी ड्राइंग्स है। ठीक है। एडिशनल कैपिटल जुड़ जाएगी। ठीक है। हम सिंपल रख रहे हैं इसको भी, नेट प्रॉफिट। ड्राइंग्स कम हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ रिजर्व भी आता है। ठीक है जी। फिर आता है लोन्स, फिर आता है करंट लाइबिलिटीज। क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, BP,
बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, और ये टोटल टैली हो जाए तो मानते हैं हमारा आंसर ठीक है। अब आता है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत ज़रूरी खर्चा है उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो डायरेक्ट होते हैं। मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले आता है वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट है क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मजदूर मजदूरी। और सैलरी क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट। सैलरी वाले लोग प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो वो डायरेक्ट है क्योंकि वेजेस का नाम पहले लिखा है और हम बाइफरकेट कर नहीं पा रहे। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो वो इनडायरेक्ट है। ठीक है। पावर लिखा हो, पावर फैक्ट्री में ही होती है सर, और इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो तो इनडायरेक्ट है। ठीक है जी। कुछ चीजें, कोल, कोयला, कोक, गैस, वाटर, ऑयल इसी में लगती है फैक्ट्री में। कंज्यूमेबल स्टोर्स इसी में लगता है फैक्ट्री में। फैक्ट्री के साथ कुछ भी लिखा हो, फैक्ट्री रेंट भी लिखा हो तो वो इसमें आ जाएगा। एक होता है कैरिज इनवर्ड। क्या होता है? कैरिज इनवर्ड। कैरिज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। रॉ मटेरियल अंदर आ रहा है, इसे कह सकते हैं ऑन परचेजेस। ठीक है। एक लिखा होता है कैरिज आउटवर्ड। क्या लिखा होता है? कैरिज आउटवर्ड ऑन सेल्स। देखो अगर कैरिज इनवर्ड रॉ मटेरियल आ रहा है, इसका मतलब आउटवर्ड बना हुआ सामान कस्टमर के पास जा रहा है, तो अगर रॉ मटेरियल आएगा तो ही तो सामान बनेगा ना, तो इनवर्ड इज इंपॉर्टेंट है। और अगर सिर्फ कैरिज लिख रखा है तो हम उसको इनवर्ड ही मानेंगे। अगर कैरिज लिख रखा है तो हम उसको इनवर्ड ही मानेंगे। फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्राई, पावर, कस्टम ड्यूटी अगर बाहर से सामान मंगाए, डॉक चार्जेस अगर शिप के थ्रू मंगवाए। ठीक है सर। दो प्रकार की पैकिंग होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। देखो सर दूध की बात करते हैं, दूध खुला तो बिक नहीं सकता सर, तो दूध हाथ में थोड़ी पकड़ा के दे देंगे आपको, हाथ से हाथ पकड़ाएंगे। दूध के लिए एक पॉलिथीन या आजकल कार्टन होता है, जो भी है पेपर का कार्टन आ रहा है अगर आपको पता हो तो। ठीक है। तो वो प्राइमरी पैकिंग है, दैट इज मस्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। वैसे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स अप टू सेलेबल कंडीशन। तो वो सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है। खुला दूध कभी नहीं बिकता सर, हम जो पैकिंग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है तो प्राइमरी पैकिंग हो गई। ठीक है। पुराने ज़माने में आप सब बच्चे गंदे इतने ज़्यादा हैं कि टीएस गिरवाल में एक क्वेश्चन था, टबैको मैन्युफैक्चरर, सिगार मैन्युफैक्चरर। उसमें था सिगार पहले नॉर्मल पैकिंग में आता है, डब्बी में पैक्ड होता है, फिर उसके बाद एक एक डब्बी को अलग कार्टन में पैक किया जाता है इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो वो जो सेकेंडरी पैकिंग है वो तो P&L में आएगी, और जो प्राइमरी पैकिंग है वो ट्रेडिंग में आएगी। पर आप इतने गंदे बच्चे हैं, आप उससे इंस्पायर हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने वो सिगार मैन्युफैक्चरर वाला क्वेश्चन भी हटा दिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज से बहुत साल पहले होता था ये। ठीक है। आप जरा कॉपी ज़्यादा करते हैं ना बच्चों। तो प्राइमरी पैकिंग हमारी क्या होती है सर? प्राइमरी पैकिंग हमारा डायरेक्ट है। ठीक है। एक होता है रॉयल्टी। सर देखो रॉयल्टी किताबों पर मिलती है, लिटरेचर पर मिलती है। अगर रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेस पर है, किसके बेस पर है? प्रोडक्शन के बेस पर, तो वो डायरेक्ट है। और रॉयल्टी अगर सेल्स के बेस पर है तो सर वो क्या है? इनडायरेक्ट। बाकी ठीक है सर। बच्चों टीएस गिरवाल का क्वेश्चन है, 18.72 पेज है सर। ठीक है। ये लीजिए, ये है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैसर्स जगत शाह। फॉर द ईयर एंडेड। हमारी डेट क्या है सर? 31 मार्च 2025। ठीक है जी। 31 मार्च 2025 ये हमारा ट्रेडिंग का फॉर्मेट है दोस्तों। ठीक है जी। क्रेडिट, डेबिट, पापा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं एक काम करता हूं, इसको फटाफट बना के लिखता हूं सर।
तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 22, टीएस गिरवाल का, पेज नंबर 18.72। ठीक है जी, टीएस। पहली आइटम है कैपिटल। अब देखो कैपिटल कहां जाएगी सर? कैपिटल जाएगी लाइबिलिटी में। मैं उसको बाहर लिखूंगा ही नहीं सर, मैं लिखूंगा अंदर इनर कॉलम में, तो आखिरी में बाहर जाएगी 3,60,000। मशीनरी, सर मैं कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, मशीनरी हमारी असेट्स है। ठीक है जी, 70,000। ठीक है जी। अब आ रहा है सेल्स। सेल्स देखो ट्रेडिंग में जाएगा, और मैंने ढूंढ के देख लिया सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी गिवन है, 9,20,000। सेल्स रिटर्न कितना है? 10,000, 9,10,000। फिर है परचेज, क्या है? परचेजेस, थोड़ी ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ दी। परचेज 5 लाख, परचेज रिटर्न ढूंढा मैंने 5,000, 4,95,000। ठीक है जी। फिर आ गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगी मेरे बच्चों, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होगी। ठीक है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग में 1 लाख। कैरिज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 60,000। जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000। परचेज रिटर्न में ले चुका हूं। अब आ गया डेटर, हमारी असेट्स है, असेट्स है तो बैलेंस शीट में आएगा 3 लाख। कैश, कैश हमारी असेट्स है। कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट। क्रेडिटर लाइबिलिटी। अब नीचे गिवन है एक एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, वो 2 जगह आएगा, एक तो बैलेंस शीट की असेट्स में और एक ट्रेडिंग अकाउंट की ठीक है जी। अभी बच्चे बता रहे हैं कि दिनेश सर आप बैड डेट लिखना भूल गए, कहां गया बैड डेट? बैड डेट कोई गलती नहीं बच्चों, हमारी सारी गलतियां, वो पुराना क्वेश्चन था कोई। ठीक है जी। 9,10,000 प्लस 2 लाख, 11,10,000। माइनस 1 लाख, माइनस 4 बचाने 5, 6 लाख, 4,10,000। तो ये दोस्तों आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। 4,10,000 नेट प्रॉफिट 60, 80, 31, 150, 170, 240। ये आ गया ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट 240, 360, 320, 560, ये आ गया 6,10,000। इसका टोटल करते हैं
3 लाख, 1 10, 3 10। तो दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन टैली होता है एक छोटा सा डांस तो बनता है सर, बनता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में सर ये नहीं है, इसके अलावा थ्योरी भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑर्डर, ग्रुपिंग, मार्शलिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। जरा ध्यान से, अभी पहली स्टेज हुई है, अभी बहुत सारी स्टेज बाकी है सर। ठीक है बच्चों। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। जो खर्चा 1 साल से ज्यादा का फायदा दे, जो असेट्स है, जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट्स गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, नॉन रेकरिंग नेचर, ऑलवेज डेबिटेड टू असेट्स। मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी, उस पर 2000 इंस्टॉलेशन किया, ये जो 2000 है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 2 लाख 2000 मेरी असेट्स की वैल्यू मानी जाएगी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? देखो सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका फायदा 1 साल से कम हो, ये रेकरिंग नेचर का है। डज नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, डेबिटेड टू एक्सपेंस, इट इज डेबिटेड टू एक्सपेंस। इसका एग्जांपल है सैलरी पेड। क्या एग्जांपल है? सैलरी पेड। ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसे कहते हैं खर्चा और उसे कहते हैं असेट्स। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, डिलेड। कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा का फायदा दे देता है। समटाइम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो 1 साल तक का फायदा देता है, तो हम उसको 1 साल से ज्यादा अकाउंट में दिखाते हैं, खर्चा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 करोड़ रुपए की ऐड करी तेंदुलकर के साथ, मुझे लगता है मुझे इस तेंदुलकर की ऐड का 4 साल तक फायदा होगा, तो मेरा हर साल का खर्चा हो गया 25 लाख। 1 करोड़ में से 25 लाख मैंने इस साल का खर्चा माना और 75 लाख को क्या माना? फिक्टिशियस असेट्स। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस असेट्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको मुझे बाद में कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगले साल फिर मैंने 25 लाख हटा दिया, वो 50 लाख मेरा क्या है? फिक्टिशियस असेट्स। अगले साल फिर मैंने 25 लाख खर्चा माना, तो वो 25 लाख क्या है? मेरी फिक्टिशियस असेट्स। सपोज ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, say 1 crore for Tendulkar in 4 years. Every year expense will be 25 lakh. It is a revenue expenditure that is incurred in accounting year, but it gives benefit for more than 1 accounting year. ठीक है जी। Expense of 1 year is debited to P&L. जैसे पहले साल 25 लाख रुपए को खर्चा मान लिया, वो P&L में आ गया, और जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ वो 75 लाख रुपए। पहले साल तो हो गया खर्चा, और ये 75 लाख रुपए हम क्या दिखाएंगे? पहले साल बैलेंस शीट की असेट्स में। इसे हम क्या कहेंगे? फिक्टिशियस असेट्स। ऐसे ही होता है कैपिटल रिसिप्ट। क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान से सुनना सर। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है सर? देखो, जो पैसा या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ाए या मेरी असेट्स रिड्यूस करे। मैंने लोन लिया लॉन्ग टर्म, ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट है, कभी कभी लूंगा, इससे मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। मैंने बिल्डिंग बेची, पैसा आ रहा है, ये कभी कभी आएगा, इससे मेरी असेट्स डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये भी नॉन रेकरिंग नेचर का है। एग्जाम्पल, बैंक लोन, सेल ऑफ फिक्स्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी लायबिलिटी डिक्रीज नहीं करता, ना असेट्स, ना लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना असेट्स डिक्रीज करता है। ये नॉर्मल कोर्स, जैसे गुड्स बेचकर जो पैसा आया, रॉयल्टी कमीशन से जो पैसा आया। ठीक है जी, समझे बच्चों? बच्चों एक क्वेश्चन आता है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन है। ग्रुपिंग का मतलब होता है, मतलब लिटरली मैंने 90 जब भी पेपर दिया था तो मेरे पेपर में भी आया था, मतलब मैं आज से 25 साल पुरानी बातें कर रहा हूं, तो मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है जी, तो ग्रुपिंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन ग्रुप्ड टुगेदर। क्या मतलब होता है? सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शन ग्रुप टुगेदर। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, करंट असेट्स की सारी आइटम, कैश, बैंक, स्टॉक, जैसे फिक्स्ड असेट्स ऐसे हमने इकट्ठे कर दी। अब होता है मार्शलिंग का मतलब होता है ऑर्डर। क्या मतलब होता है मार्शलिंग का? ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया हमारे 2 ऑर्डर होते हैं, एक है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एक है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। देखो, परमानेंस में पहले फिक्स्ड फिर करंट असेट्स, पहले इक्विटी फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फिर करंट लायबिलिटीज, और परमानेंस में के बाद लिक्विडिटी में उल्टा हो जाएगा, पहले करंट फिर फिक्स, पहले करंट लायबिलिटीज फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फिर ओनर्स इक्विटी। तो ये क्वेश्चन भी आता है सर। ठीक है, अब
इसमें ये भी आता है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ध्यान से देखिए सर, एक्सपेंस ऑन व्हाइट वॉश एंड पेंटिंग अ बिल्डिंग परचेज। देखो व्हाइट वॉश करना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमने बिल्डिंग खरीदी उसको इस्तेमाल करने से पहले कोई भी खर्चा फिक्स्ड एसेट्स यूज करने से पहले होगा तो वो फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेबर स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू मशीन, तो मशीन से रिलेटेड है, ये भी क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉर्मल रिपेयर करी, व्हाइट वॉश वगैरह किया, ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पिछली बार नई बिल्डिंग खरीदी थी उसको यूज करने से पहले का किया था। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज न्यू कार असेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्साइज ड्यूटी पे करी ऑन मशीन, तो सर मशीन से रिलेटेड खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। वेजेस पेड टू इरेक्ट अ मशीन, मशीन लगाने का खर्चा, ऑफ कोर्स मशीन से पहले का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर करी पुरानी कार पर, सर हमारी पुरानी कार चल रही है, अगर यूज करने से पहले करते तो कैपिटल था, यूज करने के बाद करी तो रेवेन्यू है सर। ठीक है जी। ऑफिस ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग रिपेयर, रिपेयर करी सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टेलीफोन बिल सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, हमारा क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर पुराने टीचर एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट देते थे, मैं आपको बताता हूं। कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बैंक है, स्टॉक है, डेटर्स है, और क्या लें, बस बहुत है। कहते हैं इसको ऑर्डर ऑफ परमानेंस में दिखाओ या ऑर्डर ऑफ लिक्विड में दिखाओ। मैं परमानेंस लेता हूँ, लिक्विडिटी उससे उल्टा होगा। परमानेंस में सबसे पहले मैं दिखाऊंगा फिक्स्ड एसेट्स, फिर दिखाऊंगा करंट एसेट्स। कैश सबसे ज्यादा करंट है, सबसे नीचे। बिल्डिंग सबसे ज्यादा फिक्स्ड है, ऊपर। बिल्डिंग के साथ क्या आ गया? फर्नीचर। ठीक है जी। अच्छा, कैश, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। बैंक किसके पास आ गया? ये लीजिए स्टॉक, डेटर्स, ये लीजिए स्टॉक, ये लीजिए डेटर्स। तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हमने शो कर दिया। अगर आपको पेपर में है और आपको ना पता हो तो आप तो एकदम घबरा जाएंगे। तो बेटा ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों मित्रों, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बनता है ना, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये मैं इसके 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। कह रहा कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले नेट सेल्स याद रखें कितना है, ठीक है जी। फिर किसी तरीके से अगर हो सके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दे, बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पुट कर दे। अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक निकालना हो तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर कभी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गायब हो तो ये स्टेप्स ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, कैरिज इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, परचेजेस, परचेज रिटर्न। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स यानी 16,000 माइनस सेल्स रिटर्न, ये आ गया 15,000। सामान बिका 15 का, 6 का प्रॉफिट हो गया, तो कॉस्ट कितनी थी? नेट सेल्स माइनस जीपी, 15,000 माइनस 6,000, 9,000। ठीक है जी। अब भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पुट कर दो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न 9,100, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 6,100। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक। मैं भी आपको बताया सबसे पहला नेट सेल्स, नेट सेल्स ढूंढते हूं कितनी है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक ओके, नेट परचेज ओके, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस काट ही दिया, सेल्स 60,000, ग्रॉस लॉस 4,000, फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट है। चलो जी बढ़िया बात है भाई। 60 का माल बेचा, 4 का घाटा हुआ, अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत गंदी बात हुई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 64। कितना आ गया? 64। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 64,000। ओपनिंग 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 कितना है? 36,000। नेट परचेजेस 45,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लीजिए एक बार जरा देखते हैं, 36, 45, 6 माइनस 64,
ये आ गया 23,000 रुपए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। फिर वही बात, नेट सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी 40% ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्या निकालूंगा, नेट सेल्स। 40,000 की कैश सेल्स है, 1,65 की क्रेडिट सेल्स है, 5,000 का सामान वापसी किया, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स में से जीपी माइनस कर दो, 40% ऑफ सेल्स है, इसका 40% हो गया 80, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,20,000। वही बार बार करी जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक कितना है निकालना है, हाँ जी सर, ओपनिंग स्टॉक निकालना है। नेट परचेजेस 1,24,000 माइनस 4, 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, कैरिज इनवर्ड 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 36,000। ठीक है जी, 36 माइनस 8, ओपनिंग स्टॉक आ गया 28,000। हाँ जी बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सॉरी, ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज, जीपी कॉस्ट का 33%, इसका मतलब होता है 1/3। कैश और क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स कितनी आ गई, 1 लाख। पिछली बारी ना जीपी डायरेक्ट होता था सेल्स पर, तो इसमें हम कुछ नहीं करते, ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स 1 लाख है, कॉस्ट को एक्स पुट कर लिया, जीपी x/3 आ गया। 4x/3 किसके इक्वल हो गया, 1 लाख के, x हो गया 75,000, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पुट कर दो, परचेज, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो 75,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20, नेट परचेज कितना है, 70, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 15। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन प्यारे हैं, ये रहा। ठीक है जी, सामान खरीदा 8 लाख का, 20 का वापसी कर दिया, नेट सामान कितने का पड़ा हमारे को, 7,80,000। डायरेक्ट एक्सपेंस, उस पर ऊपर से खर्चा किया हमने 60,000, इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, 8,40,000। मतलब टोटल सामान मेरे को 8,40,000 का पड़ा, जिसमें से 2/3 मैंने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2/3 610। तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो 2/3 का, टोटल की कॉस्ट है 840, 2/3 का निकाल दो, 8,40,000 का 2/3, ये हो गया 5,60,000। जीपी आ गया 50,000। ये बहुत आता है पेपर में, और कुछ टीचर्स को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है, मैं जो अगला दे रहा हूं बच्चों, एक मिनट, ये भी नहीं, ये रहा सर। इन अ बर्गलरी, चोरी, एट द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई, पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज स्टोलन। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। अभी हम अकाउंटेंट हैं, मुंशीगिरी कर रहे हैं, या हम ये पुलिस वाले भी हो गए, डिटेक्टिव हो गए, अब कितने का माल चोरी हुआ बताओ बताओ यार, ये हमें कौन से पुलिस वाले कार्य दिए जा रहे हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज करी तब तक 410, बेचा 6 लाख का, सामान चोरी के बाद बचा 12,000 का, जीपी है 30%। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सेल्स गिवन है, बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था ना पहले सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी है 30%, लो जी 30% 180, इससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा वही तरीका चल रहा है अभी तक का। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 420 का सामान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000, परचेजेस कितना है 410,
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, 470 में से 20 गए 50,000, ये बिफोर चोरी है। अगर चोरी ना होती तो सामान बचता 50 का, चोरी होने के बाद सामान कितना बचा, आफ्टर कितना बचा, 12 का। तो चोरी कितने की हुई, थेफ्ट कितने की हुई भाई, थेफ्ट हुई 38,000। ठीक है बच्चों, तो ये कई अच्छे अच्छे स्कूलों में आ जाता है। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा इस चैप्टर में। सर ये चैप्टर बहुत मार्क्स का आता है, हमें पता ही नहीं चलता, 1 मार्कर थ्योरी इस टाइप में। तो अब हमारी लास्ट टॉपिक बची है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। यहां आता है जीपी, यहां ऑपरेटिंग इनकम, और नॉर्मली ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती। मैंने तो क्वेश्चंस में यही देखा है अक्सर। आपको बताया था जब मैंने P&L का फॉर्मेट बताया था, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग है। फिर बताया था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आता है डोनेशन, इंटरेस्ट वगैरह। ये आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बड़ा सिंपल फंडा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला एक जीपी की हेल्प से है और एक एनपी की हेल्प से है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें केवल ऑपरेटिंग इनकम आए, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए। जिसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना आए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना आए, मेन काम द्वारा इनकम, उल्टी सीधी हरकतें, अदर एक्टिविटीज की इनकम को एक्सक्लूड करना चाहता हूं। दोबारा से, वो प्रॉफिट जिसके अंदर केवल ऑपरेटिंग इनकम आए, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना तो आए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना आए। जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉर्मली होता नहीं है ऑपरेटिंग इनकम, तो फॉर्मूला क्या बच जाता है, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसे मैं कहता हूं गो। क्या कहता हूं, गो। दूसरा है नेट प्रॉफिट की हेल्प से। देखो बेटा नेट प्रॉफिट कैसे निकला, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को घटा दिया। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना तो घटने चाहिए थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना तो जुड़नी चाहिए थी। ये घट चुके हैं, कैंसिल कर दो, प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जुड़ चुके हैं, कैंसिल कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। दोबारा से नेट प्रॉफिट कैसे आया, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को घटा के। ऑपरेटिंग में ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं आना चाहिए, इसे कैंसिल कर रहा हूं, ये नहीं आना चाहिए, इसे कैंसिल कर रहा हूं। एक्सपेंस कैंसिल करने के लिए प्लस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, इनकम ऑलरेडी प्लस है तो उसको क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, ये देखो 3 क्वेश्चन है मेरी बुक के। पहला क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट की हेल्प से। ठीक है जी, ये लो जी, नेट प्रॉफिट की हेल्प से निकालना है 1 लाख। रेंट रिसीव्ड पहले लिख देते हैं, प्लस फॉर्मूला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। रेंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग, मेरी मेन इनकम नहीं है रेंट रिसीव्ड। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितनी है, 15,000। इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 20,000। डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,000। ये क्वेश्चन टीएस गेरेवाल में भी है और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई स्कूलों में डिट्टो सेम आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जीपी की हेल्प से। मैंने कहा जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, गो यानी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है 70,000। अगली आइटम है रेंट पेड, ऑपरेटिंग है, जी हाँ ऑपरेटिंग है, लेनी है, यहां ऑपरेटिंग लेना है इस बार, 4,000। सैलरी पेड ऑपरेटिंग है, जी हाँ सैलरी पेड ऑपरेटिंग है, कितना, 3,000। रेंट रिसीव्ड नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, जी हाँ ऑपरेटिंग है, 4,500। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग। गेन ऑफ बिल्डिंग नॉन ऑपरेटिंग। 4 3 7 11,500, ये आ गया सर 58,500, 60 70। ठीक है जी,
अब तीसरा क्वेश्चन सर, तीसरा क्वेश्चन फिर नेट प्रॉफिट की हेल्प से है सर। ये लीजिए, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट है 1,20,000। रेंट पेड ऑपरेटिंग छोड़ दो, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग 7,000। इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000। लॉस फिक्स्ड एसेट्स पर बेची नॉन ऑपरेटिंग 7,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,500। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग 1,000। ये 10,000 जुड़ जाएगा 1,30, 8.5 घट जाएगा 1,21, 500 ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों इतना कुछ हमारा इस चैप्टर में है और हम सिर्फ एडजस्टमेंट करते रहते हैं, जो सिर्फ 6 नंबर का आना है। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सर, बाय बाय बच्चों।